ओके, आज हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करना है, राइट। हमने थोड़ा बहुत देख लिया था हार्मोनिक प्रोग्रेशन को और अब उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं। अब जो हमने डेफिनेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का देखा था उसमें क्या देखा था कि अगर कोई तीन क्वांटिटी ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, दैट मीन्स ए बाई सी इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई बी माइनस सी। या फिर कोई तीन क्वांटिटी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. Now these are this is actually the definition of harmonic progression. ठीक है, that's exactly what we have seen in our previous class. अब थोड़ा इस definition को extend करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास इस चीज को शायद मैंने बताया भी था, एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। K1, K2, K3, K4, K5 एंड सो ऑन, ये जो सारे टर्म्स है दैट इज दिस होल सीक्वेंस, सपोज कर लेते हैं कि HP में है, आर इन HP। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस HP में है दैट मीन्स वो तभी पॉसिबल होगा जब उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का हर एक तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स AP में होगा। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है, मैंने रेसिप्रोकल शायद नहीं कहा, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। पिछले क्लास में जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन था उसमें आपको मैंने ये कहा था कि कोई भी सीक्वेंस, चाहे उस सीक्वेंस में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर HP में है तो वो तभी संभव होगा जब उस सीक्वेंस के हर एक तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल्स है वो क्या होगा? AP में होगा, ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस HP में है दैट मीन्स 1 by K1, 1 by K2, 1 by K3, K1, K2, K3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ये तीनों AP में होने चाहिए। उसके बाद फिर K2, K3 और फिर 1 by K4, ये तीनों AP में होने चाहिए। फिर 1 by K3, 1 by K4 और 1 by K5, ये AP में होना चाहिए। इसी तरह करके ये पूरा सीक्वेंस जो है, इस पूरे सीक्वेंस का जो टर्म्स का, रेस्पेक्टिव टर्म्स का रेसिप्रोकल्स है वो क्या होना चाहिए? AP में होना चाहिए। एक मिनट, लाइट एक मैंने ऑन करना भूल गया हूं शायद, हाँ। तो ये पूरा सीक्वेंस, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस बना इन टर्म्स के रेसिप्रोकल से, वो पूरा सीक्वेंस आर इन AP। दैट मीन्स कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन है अगर उस सीक्वेंस का हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेसिप्रोकल्स अगर AP में होगा, ठीक है। तो तीन टर्म कहने का क्या मतलब है? हर कॉन्जिक्यूटिव तीन टर्म्स कहने का क्या मतलब है? अब मैंने कहा था डेफिनेशन में कि हर एक तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो AP में होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दें तो सारा जो टर्म है, फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दें इस HP में तो बाकी जो सारा टर्म है, पहले और लास्ट वाले को इवन हम छोड़ दें तो बाकी जितना भी ये टर्म है K2, K3, K4 और लास्ट वाले के पहले तक जो भी होगा वो सारा का सारा टर्म अपने दो जस्ट अगल बगल वाले टर्म्स का हार्मोनिक मीन होगा। जैसे K2, K1 और K3 के बीच का हार्मोनिक मीन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि K1, K2, K3 HP में है। उसी तरह K3, K2 और K4 का हार्मोनिक मीन होगा, K4, K3 और K5 का हार्मोनिक मीन होगा। तो हर एक टर्म इस HP में हम देख सकते हैं कि अपने दोनों अगल बगल वाले टर्म्स का हार्मोनिक मीन है। ये भी एक डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हैं। तो यही मेरा इसका आपको दिखाने का मतलब था कि
3 टर्म तो ठीक है, 3 टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन जब हम इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि चाहे कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का कोई सीक्वेंस हो, वो HP में अगर है तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो टर्म्स का रेसिप्रोकल्स है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। ये हम देख सकते हैं यहां से। अब एक और चीज, अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा और पलट देते हैं हम। आपको पता है कि a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन एक AP है, R इन AP होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस d होता है और फर्स्ट टर्म a है यहाँ पे। अब यहां से हम देख रहे हैं कि HP में अगर कोई है सीक्वेंस तो हर कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेसिप्रोकल से जो नया सीक्वेंस बनेगा वो AP में होना चाहिए। इसी डेफिनेशन को अगर एक्सटेंड करें, दैट मीन्स अगर ये AP में है तो 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन आर इन HP। ठीक है, ये AP का एक जनरल सीक्वेंस होता था, उसी तरह ये जो सीक्वेंस है ये HP का एक जनरल सीक्वेंस माना जाता है, जिसका फर्स्ट टर्म 1/a है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि HP में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको AP का सारा फॉर्मूला याद है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू HP, इजिली सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू HP। आपको AP के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, यही कारण है, क्योंकि ये AP से पूरी तरह से रिलेटेड है। इवन AP का ही रेसिप्रोकल हम मान सकते हैं HP को एक तरह से। अब मैंने आपसे कहा था कि HP का कोई सम टू n टर्म्स या सम टू इन्फिनिटी जैसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। जैसे AP में सम टू n टर्म्स तक का फॉर्मूला होता था, GP में भी सम टू n टर्म्स, इवन GP में तो सम टू इन्फिनिटी तक का भी फॉर्मूला होता था पर्टिकुलर केस के लिए, बट HP में वैसा कोई सम नहीं है। क्योंकि HP में जब भी हमें सम को निकालना होगा देन वी नीड टू फाइंड आउट the theorems and properties that we have already studied in arithmetic progression। AP वाले प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करके यूज करके हम HP में सम या जो भी होगा वो निकाल पाएंगे। बट अब मैंने ये भी आपसे कहा था कि nth टर्म का भी जरूरी नहीं है कोई फॉर्मूला याद करने के लिए HP में, क्योंकि AP का याद है HP का निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, एक प्रॉब्लम आपको मैंने छोटा सा क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कोई भी टर्म HP में निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम था, उसमें हमने 4th टर्म निकाला था, AP को यूज करके निकाला था। सब जो टर्म्स HP में थे उनको हमने उनका रेसिप्रोकल ले लिया और उसके बाद AP का यूज कर लिया। बट ये जो AP है इसका nth टर्म क्या होता है? इसका nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको जनरल टर्म भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो इसका इस HP का nth टर्म क्या होगा? HP 1/a, साफ 1/a लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/a प्लस n-1 इंटू डी। इसका nth टर्म यही होगा। तो ये हम याद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। HP के लिए कोई टर्म्स फाइंड करने के लिए आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम्स बनाता हूं HP से रिलेटेड तो मैं बस AP का यूज करता हूं और अपने आप HP वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आई थिंक आपको भी वही करना चाहिए। देखिए, टू मच रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वेरी डेंजरस। अगर आप पूरी तरह से फॉर्मूला पे रिलाइड हो गए ना तो वो बहुत ही खतरनाक होता है कभी कभी। अब यहाँ पे हमें सिंपली AP वाला ही सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो क्यों नहीं हम AP वाला फॉर्मूलाज याद रखें और यहाँ पे अप्लाई करते जाए। उससे हमारा कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा और सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपसे फास्ट नहीं बनेगा, प्रॉब्लम्स का जो बनाने का स्पीड है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा आपको। ठीक है, इवन जब आप HP में भी सारे फॉर्मूलाज याद करके कोशिश करें, क्योंकि यहाँ जो इंडियन टेक्स्ट बुक्स हैं मैथमेटिक्स में, ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक फॉर्मूला घुसाया हुआ होता है।
ज़बरदस्ती, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप कितना फॉर्मूला याद कर लेंगे बताइए मेरे से। इसीलिए हाँ, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हैं इन टर्म ऑफ HP का, बट अदर देन दैट देयर इज नो रीजन टू। बाकी आप जो प्रॉपर्टीज मैंने बताए हैं उनको आपको याद करना होगा, याद करके रखना होगा। जैसे मैंने बताया था कि दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हों तो उन दोनों के बीच का जो अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होता है वो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। दैट इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इस तरह से ये होता है, राइट। तो ये सब प्रॉपर्टीज याद रखने होंगे। अब इस प्रॉपर्टीज में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है कि ये जो अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है ये किन्हीं दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के बीच का है। और वो रियल नंबर जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था इक्वल नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। टू पॉजिटिव अनइक्वल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे चीज़ हैं जो हमें याद रखने होंगे। बाकी हम जितना प्रॉब्लम बनाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना डेवलप होता जाएगा। चलिए फिर, ये तो आपने समझ लिया कि किस तरह से HP को हम डिफाइन करते हैं। अब HP का डेफिनेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है। अब कोई भी HP का टर्म निकालना हो, कुछ निकालना हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट। अब चलिए एक दो प्रॉब्लम पहले देखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो एक प्रॉपर्टी था उसी से प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द pth, qth, rth, sth terms of an AP are in GP, show that P minus Q, Q minus R, R minus S are in GP। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP का pth, qth, rth और sth टर्म्स जो है वो GP में है। चलिए भाई, तो pth टर्म क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो AP है उसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस D है। तो pth टर्म हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D। उसी तरह qth टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी तो याद होना ही चाहिए, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, या जो हमने प्रॉपर्टी पिछले क्लास में देखा था। उसके अलावा आपको रेशियो इन प्रोपोर्शन का भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए जिसका नाम है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन तो इसी में हमने प्रॉपर्टी में भी देखा था पिछले क्लास में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रेशियो इन प्रोपोर्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। अभी मैं यूज़ करूंगा तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने रेशियो इन प्रोपोर्शन वाला क्लास वो देखा है तो, ठीक है। चलिए देखिए, qth टर्म इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, rth टर्म इज इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 इंटू D, sth टर्म इज इक्वल टू A प्लस S माइनस 1 इंटू D। अब कहा जा रहा है कि ये जो टर्म्स हैं pth, rth, qth, sth, ये सारे के सारे GP में हैं। GP में है यानी कि ऑब्वियसली इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सब बराबर आएगा, कॉमन रेशियो के बराबर आएगा क्योंकि ये GP में है। लेकिन हमें पता है
कि कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में हो तो वो सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होता है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब अगर ए बी सी डी ई कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई। दैट इज if these quantities a b c d e are in continued proportion, that means first is to the second as second is to the third is equal to as third is to the fourth and so on। जहां से खत्म करेंगे फिर वहीं से शुरू करेंगे, इस तरह से होता है। और ये सारे के सारे फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं। आपको ये भी पता है, एक प्रॉपर्टीज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि अगर कुछ फ्रैक्शंस या कितने भी फ्रैक्शंस इक्वल हैं एक दूसरे से, जैसे कि ये सारे के सारे फ्रैक्शन इक्वल हैं, सो ईच ऑफ देम आर इक्वल टू सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू टू गो एंड सी दैट दोज क्लासेस एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। दैट मीन्स ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये होता है। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे। अगर इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम -1 से, किसी भी फ्रैक्शन, मान लीजिए इसमें करते हैं ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हमें पता है कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर किसी भी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो फ्रैक्शन चेंज नहीं करता है। तो यहाँ -1 से कर रहे हैं तो नीचे भी हम -1 से कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमें, तभी तो वो फ्रैक्शन चेंज नहीं करेगा ना। तो -1 और -1 से कर दिया हमने नीचे, तो -b हो गया -c हो गया, राइट। तो उस केस में ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं ये किसके बराबर हो जाएंगे, उस केस में हो जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू -b बाई -c, ठीक है, इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू d बाई ई। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनमें से सारा जो फ्रैक्शन है वो सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स है। तो a बाई बी को हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, -b प्लस सी बाई -c प्लस डी। ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सारा फ्रैक्शन इक्वल है। तो ये जो सारे फ्रैक्शन में ये लगा है सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये 2 फ्रैक्शन में भी लग सकता है, 3 फ्रैक्शन में भी लग सकता है, 4 फ्रैक्शन में भी लग सकता है। मैंने 3 ही में लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, a बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस -b, यानी कि -b प्लस सी -c प्लस डी। इस तरह से भी कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन याद रहे कि अगर ऊपर किसी फ्रैक्शन में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो ये आपको प्रॉपर्टी है जो कि याद रखना होगा। अब प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ ये सब कुछ क्या है, जीपी में है। और चौथा नंबर प्रॉपर्टी, पिछले क्लास में हमें पता है कि अगर टर्म्स जीपी में है दैट मीन्स वो सारे टर्म्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी हैं। इसलिए a प्लस p माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। ये होगा। अब भाई हमें यहाँ पे बताना है p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस s जीपी में है। चलिए वो भी बता लेते हैं। अब ये तो हमें पता है कि अगर फ्रैक्शंस बराबर हैं
तो सारे के सारे फ्रैक्शन सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स के बराबर होंगे। ये चीज़ तो हम जानते हैं। हमें चाहिए p माइनस क्यू। अगर इसमें से इसको घटा दूं तो हमें p माइनस क्यू तो 1 मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि -1 इस पूरे यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लेके ऊपर -1 से, उसी तरह इस पूरे में -1 से, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रैक्शन बदला नहीं, फ्रैक्शन तो यही रहा। इसलिए अब बस इन दोनों फ्रैक्शन में सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स लगाते हैं। तो ये फ्रैक्शन बराबर सम ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये पूरा माइनस है यानी कि माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन लगाना होगा ना, सम है यहाँ पे, सम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई है इस पूरे में, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस a माइनस q माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह नीचे सम ऑफ डिनोमिनेटर a प्लस q माइनस 1 माइनस इंटू डी माइनस a माइनस r माइनस 1 इंटू डी। अब वही काम इन दोनों में करते हैं, क्योंकि हमें q माइनस r भी चाहिए, r माइनस s भी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब भूल जाइए कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था -1 से ऊपर नीचे। अब इन दोनों में ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब सारे फ्रैक्शंस जो हैं सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर है। तो ये जो आया है ये भी तो इन दोनों के सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय इन दोनों के सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा। तो चलिए इसमें लगाते हैं वो प्रॉपर्टी, तो आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस r माइनस a माइनस r माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस r माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस s माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, हर जगह से प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये मिटा देता हूं। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहां से और यहां से d कॉमन लेंगे, तो d कॉमन लेंगे, -1 और +1 यहाँ कट जाएगा, आ जाएगा p माइनस क्यू। उसी तरह नीचे से d कॉमन लेंगे तो आ जाएगा q माइनस r। यहाँ से फिर इसमें से और इसमें से d कॉमन लेंगे, आ जाएगा q माइनस r। नीचे से d कॉमन लेंगे, r माइनस s, राइट। d और d कैंसिल, दैट मीन्स p माइनस क्यू बाई q माइनस r इज इक्वल टू q माइनस r माइनस s। तो ये क्या, p माइनस क्यू माइनस r माइनस s जीपी में नहीं है। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, q माइनस r बाई q माइनस r बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू r माइनस s बाई q माइनस r, ऐसा लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको q माइनस r, ध्यान से देखिए, q माइनस r p माइनस क्यू r माइनस s, तो p माइनस क्यू बाई क्यू माइनस r बराबर होगा r माइनस s बाई p माइनस क्यू के। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ठीक से मैं समझाऊं, जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर, इस तरह करके जीपी में होता है कोई। हमने पढ़ा है कि अगर जीपी में है टर्म्स तो वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होगा। क्यों, क्योंकि ए बाई ए आर इज इक्वल टू ए आर बाई ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाई ए आर क्यूब एंड सो वन इज इक्वल टू 1 बाई आर, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होता है। इसी को उलट के हम लिखते हैं, इसी को उलट के लिख सकते हैं ना। कैसे, अब कह रहा है कि p माइनस क्यू, इसको और यहां ध्यान से देखिए, p माइनस क्यू माइनस r
आर माइनस एस, ये जीपी में होगा। जीपी में क्या करते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू इसको आर माइनस एस को क्यू माइनस आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी उस तरह से नहीं लिख सकते हैं, p माइनस क्यू बाई सॉरी क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू। ठीक है, इन्वर्टेंडो पढ़ाया था ना आपको, इज इक्वल टू इसको पलट देते हैं आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर। तो अब क्या, क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू, और ये जीपी में नहीं है आर माइनस एस, ऑब्वियसली जीपी में है, इसलिए p माइनस क्यू क्यू माइनस आर माइनस एस आर इन जीपी, क्योंकि भाई कॉमन रेशियो आ रहा है जब किसी टर्म को उससे जस्ट पहले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो इनफैक्ट यहीं पे प्रूफ हो गया था कि ये जीपी में है, क्योंकि अगर जीपी में है तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था 1/r, और इसका मतलब है कि ये r के बराबर है कॉमन रेशियो, इसीलिए इसको इस तरह से इन्वर्टेंडो अप्लाई करके लिख दिया। इन्वर्टेंडो नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आके इसको नीचे ले आ दीजिए, दैट्स इट। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो आपने देखा प्रॉपर्टी का यूज़ किया आपने, उसमें आपने क्या 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 यूज़ किया, आपने ये यूज़ किया कि अगर टर्म्स आपके जीपी में है दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, उसमें आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टी था कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या any number of fractions are equal, then each of the fractions are equal to the sum of all the numerators divided by the sum of all the denominators। उसका आपने यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद सिंपली आपका प्रॉब्लम आ गया, सॉल्व हो गया। सो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली ये सब बेसिक सा चीज़ है, हम लोग जब HP ख़त्म कर लेंगे आज, तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग प्रॉब्लम सेशन करेंगे इसके रिगार्डिंग, उसमें हम लोग जेई वगैरह का प्रॉब्लम्स लेंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है आपको कि मैंने अभी आपको वो एडवांस टॉपिक नहीं बताया है, उसका नाम होगा समेशन ऑफ सीरीज़ या सीक्वेंस एंड सीरीज़, वो हम लोग बाद में करेंगे जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए एक्चुअली कुछ और भी सीरीज सीक्वेंस हमें देखना होगा, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है ना कि डायरेक्ट हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस और ये सब कुछ अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि वी नीड टू स्टडी बिफोर स्टार्टिंग दोज थिंग्स, इसीलिए मैं वो सब अभी नहीं बता रहा हूँ, वो सब बाद में बताऊँगा। ठीक है, वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ सीरीज जब सीक्वेंस एंड सीरीज जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, प्रॉब्लम्स वहाँ पे सारे के सारे आपको अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे, टफ मिलेंगे, जो कि जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं एक्चुअली, लेकिन आपको इसलिए वो अच्छा लगेगा क्योंकि आपका उसको पढ़ने के लिए जो भी ज़रूरत है, जो भी प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स की ज़रूरत होगी, उस समय तक आप कर चुके होंगे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई लेफ्ट दैट आउट फॉर नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, P माइनस क्यू क्यू माइनस आर माइनस एस आर इन GP, ये GP में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इरेज कर दो। अगर थोड़ा लाइट कम आ रहा होगा तो प्लीज़। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, वो देखिए क्या होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। अब ये आपको एक सीक्वेंस है जो कि नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियरली ये AP में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 आ रहा है और फर्स्ट टर्म भी 1 है।
तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म को ही जनरल टर्म भी कहते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। सॉरी, nth टर्म नहीं, ये nth टर्म हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका क्या हो जाएगा? nth टर्म। d की जगह 1 कर देते हैं तो n माइनस 1 यानी कि n। ये हमें पता है, डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे कि इसका nth टर्म ये होगा। ठीक है, तो ये तो होगी इसके nth टर्म की बात, इसके जनरल टर्म की बात। इसका सम क्या होगा? इसका सम, अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ये लास्ट टर्म भी होगा। इसका जो सम होगा वो हो जाएगा आपका n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 प्लस n, दैट मीन्स n इंटू n प्लस 1/2। ये इसका क्या हो गया? सम हो गया, राइट। सो ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अब समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंबल है, ये एक समेशन का ऑपरेटर है। ये ग्रीक लेटर का 18वां अल्फाबेट है, कैपिटल सिग्मा इसको कहा जाता है। सिग्मा, ये कैपिटल लेटर है सिग्मा का। सिग्मा का स्मॉल लेटर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो समेशन का ऑपरेटर होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस सम को कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका है सिग्मा, इसका जनरल टर्म यानी कि nth टर्म क्या है? n। इसका मतलब है, इसका जब सिग्मा इसके पहले लगा दिया, इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टू n। ये क्या है? ये क्या है हमारा आया हुआ? n इंटू n प्लस 1/2 आया है ये। इसको और एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है अगेन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू प्लस n। ये क्या कहलाता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो इस तरह से सिग्मा जो है सम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करता है? जो किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म या nth टर्म, उस जनरल टर्म के आगे हम सिर्फ सिग्मा लगा देते हैं। उसका ये मतलब है कि उस पूरे सीक्वेंस का जिसका जनरल टर्म ये है उसका सम हमें निकालना है। तो यही इस सीक्वेंस का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल द n नेचुरल नंबर्स, राइट। चलिए इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। ज्यादातर मैथ्स के बुक में आप इस तरह से रिप्रेजेंट होता हुआ देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है रिप्रेजेंट करने का। हम लोग दोनों तरीका यूज करेंगे आगे चलते हुए। तो जब भी मैं सिर्फ ये यूज करूं तो आप समझिए कि n टर्म्स की बात हो रही है। और यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि k 1 से लेके n तक है, तो n टर्म्स की ऑब्वियसली बात हो रही है। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमें देता है और ये थोड़ा सिंप्लिसिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। दैट्स इट। दोनों इस तरह के सिंबल है। तो आपने देखा कि समेशन को किसी भी टर्म के, किसी भी जनरल टर्म के समेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी भी सीक्वेंस के समेशन को या किसी भी समेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा, किसी भी सीक्वेंस की बात मैं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, कोई भी एक सीक्वेंस होना चाहिए। एक अब ये नहीं कि कोई भी उल्टा सीधा कैसा भी सीक्वेंस हो जिसका कोई मतलब कोई पिक्चर ही ना बन पाए जिसका, तो उस केस में हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि k इज इक्वल टू लगातार n तक है या कि किस तरह से हमने इसको रखा है। इसलिए कोई पर्टिकुलर इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए, AP में हो, GP में हो, किसी और पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में हो, तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए ही ये सिंबल कारगर होता है। जहाँ की हमें एक पिक्चर मिल जाए कि हाँ ये शुरू से अंत तक इसी तरह स्मूथली आगे बढ़ेगा। जैसे कि AP में है नेचुरल नंबर से, हमें पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा एंड सो ऑन, इसलिए ये सिंबल कारगर है यहाँ पे। अगर ये एकदम रैंडम रहता तो नहीं अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो आपको ये समेशन का सिंबल पता चल गया और आपको ये भी पता चला गया कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखते हैं। To find the sum of the squares of the first n natural numbers। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। मान लेते हैं कि s हमारा रिक्वायर्ड सम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू प्लस n स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होगा ना। अब कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, तो जो भी n नेचुरल नंबर है, n नंबर ऑफ टर्म्स है दैट मीन्स, और यहाँ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो जैसे ही स्क्वायर बोले तो यहाँ पे n क्यूब करना है और उसमें से घटा देना है n-1 का होल क्यूब। जो भी आएगा इज इक्वल टू में इधर लिख देना है। अब n-1 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ऑफ कोर्स, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b यानी कि n स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3n-1 क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और यहाँ n क्यूब है, राइट, तो n क्यूब माइनस n क्यूब, उसको घटा रहा हूँ, प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस n क्यूब कैंसिल। आपका बचा कितना, आपका बच गया सिर्फ 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। इसको बस यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस n। अब क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे और n को एक एक कम करते जाएंगे, यानी कि इसके बाद जो करेंगे वहाँ पे करेंगे रिप्लेस n विथ n-1, देन क्या हो जाएगा, यही चीज n-1 का होल क्यूब माइनस n-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, n को n-1 से रिप्लेस किया है, तो n-1 होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस 3n-1 प्लस 1। उसके बाद सिमिलरली n-1, n को n-1 से रिप्लेस किया, अब एक और कम n-2 से रिप्लेस कर देंगे,
राइट। अब क्या करेंगे भाई, इसी तरह हमें करते जाना है, सो ऑन। तो अंत में क्या क्या करेंगे हम, 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, मतलब हमने इनको 3 से रिप्लेस कर दिया। तो जब 3 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3। उसके बाद 2 से रिप्लेस कर देंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3। उसके बाद फिर 1 से रिप्लेस करेंगे, और इन सब को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग ऑल वी हैव, ध्यान से देखिए, जब मैं ऐड कर रहा हूं तो यहां देखते हैं, n क्यूब एडिशन हो रहा है, माइनस n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n, सॉरी माइनस 1 n माइनस 1 होल क्यूब प्लस n माइनस 1 होल क्यूब, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और उसके बाद वाला सब कुछ कैंसिल। लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये पहले वाले 3 क्यूब से कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये तो जीरो है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका जो लेफ्ट साइड है, इस साइड है, वहां क्या बच गया, n क्यूब इज इक्वल टू, इस तरफ देखते हैं 3, पहले इस वाले को जो पहला टर्म है उसको देखते हैं, 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन यहां तक। तो 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फिर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू कहां तक, यहां तक n स्क्वायर तक, राइट। लेट s इज इक्वल टू इतना, इसी हमारा रिक्वायर्ड सम है, यानी कि यही सम है। उसके बाद माइनस इसको, इस वाले को माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3n सो ऑन टू n। इसका सम हमने अभी जस्ट देखा था कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 3 3 3, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने 3 3 कर दिया है, यहाँ पे 1 1 1 1 है ना लास्ट में, तो माफ़ करिएगा मुझे। तो ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन टू कहाँ तक, n तक, तो ये हो जाएगा प्लस n, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। दैट इंप्लाइज n क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू s, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है, यही तो सम है हमारा, माइनस 3 इंटू इसका सम क्या आया था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, अंत में प्लस n। 3s को एक तरफ रखते हैं और सबको एक तरफ लेके आते हैं, n क्यूब माइनस प्लस 3n n प्लस 1 बाई 2 माइनस n, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 सॉरी n डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब यहां से क्या करते हैं कि 2n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा हमारा n प्लस 1। उसी तरह यहां से n कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। दैट इम्प्लाइज 3s इज इक्वल टू, यहाँ से कंटिन्यू रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से n बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा n, इसको पहले लिख देंगे
n+1 और यहाँ क्या बच जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स s इज इक्वल टू n+1 2n+1 बाई 3, इधर आएगा 6। दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये पूरा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा अभी, यहाँ भी लिख दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका सम। तो आपने देखा क्या किया मैंने, किस तरह से फाइंड आउट किया सम को। स्क्वायर निकालना था, स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो चूंकि स्क्वायर निकालना था तो मैंने यहाँ लिया n³ और जस्ट उससे पहले वाला n-1 का होल क्यूब उसमें से घटा दिया, जो आया उसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं n को एक एक घटाता गया, 1 यूनिट बाई 1 यूनिट हर स्टेप में घटाता गया, जब तक कि मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिल गया। ठीक है, तो ये जब घटाता गया और उसके बाद सबको मैंने जोड़ा तो मुझे इस तरह से एक एक्सप्रेशन मिला। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिल गया ये रिक्वायर्ड सम, जो कि आपका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है। राइट, अब देखते हैं थोड़ा, इसको मैं पहले यहाँ पे ठीक से लिख दूं, इरेज कर दूं इसको, आपने कर लिया होगा। So sum of the squares of the first n natural numbers is s is equal to n+1 2n+1 divided by 6। राइट, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें सिग्मा के सिंबल में लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे n² मतलब n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। और क्लियर पिक्चर दिखाना है, k² फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। दोनों का प्रैक्टिस कर लेने में क्या दिक्कत है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली ये टर्म लिख देना है जो जनरल टर्म है इसका, और उसके बाद यहाँ से निकाल लेना है। चलिए, अब क्यूब देखते हैं। अब फाइंड करते हैं सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, इस तरह से हम कितना भी कुछ भी निकाल सकते हैं, क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 4th पावर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, लेकिन उससे कोई मतलब बनता नहीं है। जितना ही पावर को बढ़ाते जाएंगे एक्सप्रेशन हमारा उतना ही लेंदी और लंबा होता जाएगा, इसलिए क्यूब तक निकाल के हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में बहुत ज़्यादा तक पूछा गया तो वो हमें वहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा। जब हायर अलजेब्रा में, जब हायर अलजेब्रा का मतलब हॉलेनाइट की बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हायर अलजेब्रा मतलब जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे ना, और कॉलेज अलजेब्रा यानी कि जो हायर स्टडीज़ के लिए आप अलजेब्रा करेंगे, उसमें जो आप सीक्वेंस वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई सम को रिप्रेजेंट करना है या बहुत कुछ लेंदी सम है तो वहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी दिया रहता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो, प्रॉब्लम अगर कोई पूछा जाएगा तो अगर लेंदी उसका फॉर्मूला होगा तो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में वो दिया रहेगा। हाँ, हो सकता है कि बुक्स वगैरह में आपको हायर स्टडीज़ में जब आपको बुक्स वगैरह में प्रॉब्लम देगा तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए देगा कि हाँ भाई इस पावर का आपको सम निकालना है, वो आप निकाल के दिखलाइए। ठीक है, या बोल देगा कि ये सम का फॉर्मूला होता है, इसको प्रूफ करिए, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करिए, किसी भी मेथड से प्रूफ करिए। इट इज़ कुछ वैसा होगा, कुछ थ्योरम्स उसने बताया होगा पीछे किताब में, और उसी से रिलेटेड आपसे पूछ देगा कि हाँ भाई आप इसको फाइंड आउट करके दिखाइए, जैसा कि अक्सर होता है। तो उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा
अगर लंबा कोई सम रहेगा, जब हो सकता है आपको 1 to the power 5, 1 to the power 6 का कुछ आपको निकालना हो, लगातार पूछ देगा कि सम ऑफ द पावर 5 ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो आपको फॉर्मूला उस तरह का दिया हुआ रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्यूब तक हमें बेसिकली निकालना है अभी के लेवल के लिए। चलिए निकालते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मान लेते हैं कि जो सम है वो है s इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टू प्लस n क्यूब। नाउ क्यूब है n क्यूब, n4 माइनस n माइनस 1 का होल 4। यहाँ भी वही करना है, चूंकि क्यूब कह रहा है तो यहाँ पे n का पावर 4 लेना है। कितना आएगा देखते हैं पहले, n माइनस 1 का पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं इसको। आप दो तरीके, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए कि n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर करके निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? n टू द पावर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 2 जा 4n इंटू n स्क्वायर प्लस 1, n4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n क्यूब माइनस 4n, n4 माइनस 4n क्यूब, n के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ, प्लस 6n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ठीक है। अब n टू द पावर 4 में से वो घटा रहा हूँ, तो n टू द पावर 4 माइनस ये सब कर रहा हूँ, तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, n4 कैंसिल, आपका क्या बच गया? 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर, सॉरी माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, राइट। रिप्लेसिंग n with n minus 1, we have n minus 1 whole 4 minus n minus 2 whole 4 is equal to 4 n minus 1 whole cube minus 6 n minus 1 whole square plus 4 n minus 1 minus 1। उसी तरह n minus 2 whole 4, अब n minus 2 से n को रिप्लेस कर दिया, n minus 3 whole 4 is equal to 4 इंटू n minus 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू n minus 2 प्लस 4 n minus 2 माइनस 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम करते गए, क्या आ जाएगा अंत में? मान लीजिए 3 क्यूब माइनस 3 4 माइनस 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1। उसी तरह से अब 2 से रिप्लेस कर देंगे, 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1, फिर 1 से 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस
1, राइट। अब सबको ऐड कर देंगे जैसा पहले किया था। चलिए ऐड कर देते हैं। ऐड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, जगह है, चलिए नीचे ही थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड जब करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, n-1 4, ये सब कटता जाएगा, ये सब कुछ कटेगा, बस 0 बच जाएगा और यहाँ से बस n⁴ बच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई एडिशन n⁴ इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, यहाँ से इन सबको जोड़ेंगे तो 4 × 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टू प्लस n क्यूब, राइट। -6 इसको ऐड करेंगे, कॉमन लेंगे, -6 तो आ जाएगा 1² प्लस 2² एंड सो ऑन टू प्लस n², जिसको हमने देख लिया है पिछले प्रोपोजिशन में। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टू प्लस n, और अंत में -n, -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन टू n, तो -n सबको जोड़ेंगे तो, राइट। अब कंटिन्यू करते हैं, ये इरेज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, जगह भी नहीं बचेगा नहीं तो फिर। चलिए तो अब क्या हमारे पास बच जाएगा, कंटिन्यू कर रहा हूं इसके बाद, n⁴ इज इक्वल टू 4s, क्योंकि s इज इक्वल टू यही तो सम है हमारा, माइनस 6n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 sum of the squares of the first n natural numbers plus 4 into n+1/2 sum of the n natural numbers minus n। इसको और इसको खत्म करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं हम लोग, राइट। तो 4s इज इक्वल टू n⁴ प्लस n+1 2n+1 फिर माइनस 2n n+1 प्लस n, राइट। चलिए भाई n⁴ इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, तो आ जाएगा n 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n² माइनस 2n प्लस n, n⁴ प्लस 2n³ 2 और 1 3, यानी कि 3n इंटू n प्लस 3n² प्लस n माइनस 2n² माइनस 2n प्लस n। अब यहाँ से देखिए प्लस n प्लस 2n और माइनस 2n, खत्म, राइट। n4 यहाँ क्या आ गया हमारा, प्लस 2n³ और ये क्या आ गया हमारा, 3n² में से 2n² गया तो n² कॉमन लेंगे तो n² प्लस 2n प्लस 1, दैट मीन्स n+1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, ये पहले से n² है, ठीक है। इस 4 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, s इज इक्वल टू n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि जो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है वो सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होता है। ये अंदर क्या है, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, और इसी का स्क्वायर कर दिया तो हमें क्यूब मिल गया, ठीक है। तो इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। अब चलिए प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इस
इन फॉर्मूलाज को यूज करके। पहले इसको सिंबल में हम लिख लेते हैं, जगह है सिंबल में कैसे लिखेंगे, या तो n क्यूब, नहीं तो और अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाना है तो k क्यूब फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यही हमारा सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं इसको। चलिए अब ये प्रॉब्लम देखिए। सम the series 1.2 plus 2.3 plus 3.4 and so on to n terms। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसका जनरल टर्म निकालना है। ये जो सीक्वेंस है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो इसका जनरल टर्म क्या आएगा? जनरल टर्म जिसे nth टर्म भी कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, क्या आ जाएगा हमारा? पहले प्रोडक्ट में पहला वाला टर्म को देखिए 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स n, फिर 2 यानी कि 1 है तो यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ n है तो यहाँ n प्लस 1 है, इंटू n प्लस 1 क्या आ गया? n स्क्वायर प्लस n। इसलिए रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, बस काम खत्म, n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। ये क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे, आएगा कितना? 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 n प्लस 1 बाई 2 कितना आएगा? 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2n प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, आएगा हमारा n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 और 2 कट गया, कितना बचा आपके पास? n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। तो देखा आपने। एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर लूं। चलिए sum to n terms, sum to n terms, the series whose nth term is 2 to the power n minus 1 plus 8n cube minus 6n square। इसका सम इसका सम निकालना है हमें n टर्म्स तक का। चलिए भाई, कैसे निकालेंगे?
ये हो गया समेशन का साइन 2 to the power n minus 1 प्लस 8n क्यूब माइनस 6n स्क्वेयर, राइट। समेशन ऑफ 2 to the power n minus 1 प्लस 8 इंटू समेशन ऑफ कोफिश, कॉमन को जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेते हैं सिग्मा से, n क्यूब माइनस 6 इंटू सिग्मा n स्क्वेयर। इसका तो हमें पता है। अब ये जो 2 to the power n minus 1 है वो किसका जनरल टर्म है, ये ज़रा पता कर लेते हैं। n नेचुरल नंबर है तो n को 1 से शुरू करते हैं, तो अगर n 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 1 minus 1 यानी कि 2 to the power 0 यानी कि 1। n उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 to the power 1 is equal to 2। 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 to the power 3 minus 1 यानी कि 2 स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो इसका टर्म आ रहा है वो हो रहा है पहला टर्म 1, फिर 2, फिर 2 स्क्वायर, फिर उसी तरह 2 क्यूब, ऐसे करके आ रहा है एंड सो ऑन टू n तक, n टर्म्स तक। तो ये तो भाई एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 2 है, तो ये क्लियरली क्या है, जीपी है। कितने टर्म का जीपी है, n टर्म्स तक का जीपी है, राइट। और इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है हमारा, 1 है। कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, इस जीपी का क्या होता है, ए, जीपी का सम a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर 1 से छोटा रहता यानी कि कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता r, तो साइन ऊपर नीचे से कॉमन लेके और क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इस तरह वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो ये करेंगे, आप एक्सपीरियंस से इसको समझ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a के जगह हमारा 1 है, r के जगह 2 to the power n, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 8n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, उसी तरह माइनस 6, देखिए यहाँ पे ये क्यूब है ना, तो क्यूब का क्या होता है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे होगा प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 6 कट गया, 4 से 2 बार में ये कट गया, राइट। यहाँ हो गया 2 to the power n माइनस 1, नीचे 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारा, n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, नीचे तो सब खत्म हो गया है, 2 to the power n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड सम हो गया। और अगर आपको छोटा करना है तो मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन कहीं चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं है, साइन वाइन में देख लेते हैं, ये तो आप कहेंगे कि भाई मैंने गलत कर दिया। यहाँ ठीक है, माइनस 6n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये भी ठीक है, ये कट गया, यहाँ से 2 बार में ये कट गया। देखिए मैंने यहाँ पे कांड कर दिया, अंदर हरबरी में देखिए ये छूट गया मेरे से, यहाँ 2 जो है, 2 भी तो है ना, 4 से 8 को 2 बार में काटा है तो 2 यहाँ पे रहा है, 2 तो यहाँ लिखना चाहिए था ना, 2 to the power n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 कॉमन लिया है, और अंदर कितना आ जाएगा अब, 2n इंटू n प्लस 1, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n माइनस 1, माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल, 2 to the power n माइनस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n² - 1, ये आपका आंसर हो गया। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 2 लिखना भूल गया था। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका, ठीक है। और इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम ही बनाएंगे। एक क्लास में बेसिक प्रॉब्लम्स रखेंगे जो 11th-12th में आपके लिए होगा इम्पोर्टेंट, या फिर जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और एक क्लास में सिर्फ जेई मेंस और जेई एडवांस का प्रॉब्लम। एडवांस का तो प्रॉब्लम अभी हम नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि एडवांस में जो प्रॉब्लम आते हैं वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज से, जहाँ की ढेर सारा प्रोग्रेशन सीरीज सीक्वेंस का को अप्लाई करके हम बनाते हैं। हाँ, समटाइम्स डेफिनेटली कुछ कॉमन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो तो आप यहाँ से देख ही लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम क्लास रखेंगे एक, जिसमें कि जेई मेंस का हम लोग जनरली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपके 11th और 12th में काम आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा HP जो है वो ख़त्म हो ही गया, और ये जो समेशन का सिंबल है आपने वो भी पढ़ लिया, समझ लिया, ये जो फॉर्मूलाज है वो भी आपने देख लिया। सो अब हम आगे अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, AP, GP, HP से कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ ये जो पर्टिकुलर समेशन वाला टॉपिक है इससे स्पेशली कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे तीनों से, AP, GP और HP से, और कुछ प्रॉब्लम सिर्फ HP से करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेशन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। दैट्स इट, इसको लिख लीजिए आप। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।